दोस्तों, कभी जो मुल्क अपनी क्रांति के लिए जाना जाता था, आज वही मुल्क आग, आंसू और आक्रोश में जल रहा है। ईरान की सड़कों पर आज आग, गुस्सा और विरोध जारी है और सालों से बैठी खामोशी अब सड़कों और शहरों से चिंगारी बनकर फूट पड़ी है। तेहरान की गलियों में गोलियों की आवाज गूंज रही है। हाल ही में 23 साल की एक लड़की की मौत पूरे देश की चीख बन गई। लगभग 84 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, इंटरनेट बंद है। 650 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। 12,000 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं। ये सिर्फ आंकड़े ही नहीं है, ये उस गुस्से की कहानी है जो काबू में नहीं रही। कई खमेनी की तस्वीरें जलाई जा रही हैं, कई हिजाब के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं और कई महंगाई से टूटे सपने हैं तो कहीं बेरोजगारी से बुझी हुई उम्मीदें हैं। जो आंदोलन महंगाई और बेरोजगारी से शुरू हुआ था, वही आज सत्ता परिवर्तन की मांग तक आ पहुंचा है। लोग पूछ रहे हैं, क्या ये सिर्फ विरोध है या फिर एक क्रांति की आहट है? लेकिन सवाल यह है, ईरान में सब हो क्यों रहा है? आखिर कौन सी चिंगारी थी जिसने पूरे देश को आग में झोंक दिया? इन सवालों के जवाब ढूंढने से पहले जरूरी है कि हम ईरान के इतिहास को समझें। एक ऐसा इतिहास जो क्रांतियों, तानाशाही, धर्म और सत्ता की लड़ाई से भरा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, मैं हेमंत सोलंकी। आज हम जानेंगे ईरान का वो इतिहास जो हमें बताएगा कि ईरान क्यों सुलग रहा है। आज से हजारों साल पहले जब दुनिया के ज्यादातर इलाकों में जंगल और कटे कबीले थे, तब एक इलाका ऐसा था जिसे फारस कहा जाता था। यही वो फारस है जिसे आज का ईरान कहा जाता है। करीब 2500 साल पहले आज के ईरान को फारस कहा जाता था। उस वक्त वहाँ एक बहुत बड़ा और ताकतवर राजा हुआ करता था जिसका नाम था साइरस महान। साइरस ने ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जो एशिया से लेकर यूरोप तक फैला हुआ था। लेकिन इसकी पहचान सिर्फ जीत से नहीं थी, इसकी पहचान न्याय और अच्छे कानूनों से थी। उस जमाने में फारस को सभ्यता और संस्कृति का केंद्र माना जाता था। तब फारस के लोग पढ़े लिखे हुए करते थे, कानून के जानकार लोग थे, वो कानून को महत्व देते थे। फारस के लोग जरथुष्ट्र धर्म को मानते थे जिसमें आग को पवित्र माना जाता है, जैसे हमारे सनातन धर्म में भी आग को पवित्र माना जाता है। उस दौर में औरतों को इज्जत मिलती थी, शिक्षा का हक मिलता था और समाज में उनकी जगह बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। वक्त बीतता गया, राजा बदलते चले गए, लेकिन फारस में कई सालों तक एक मजबूत और गर्व से भरा हुआ इलाका बना रहा। अब कहानी मुड़ती 7वीं सदी की तरफ। तब अरब से एक नया धर्म तेजी से फैल रहा था, वो था इस्लाम। 633 ईस्वी के बाद अरब सेनाएं फारस की तरफ बढ़ने लगी थी। कई बड़ी लड़ाइयाँ हुई और आखिरकार फारस की ससानी सल्तनत हार गई। इसके बाद धीरे धीरे फारस के लोग इस्लाम अपनाने लगे क्योंकि उनके धर्म के लोगों की संख्या कम होते जा रही थी। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है कि अरब आए पर फारस कभी खत्म नहीं हुआ था। फारस की भाषा वही रही, उसकी संस्कृति वही रही और उसकी पहचान भी वही रही। बस समय के साथ धर्म बदल गया और यही वजह है कि आज भी ईरान अरब दुनिया से अलग थलग दिखाई देता है। दुनिया इस देश को सालों तक फारसी कहती रही, लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि यहाँ के लोग हमेशा से इसे ईरान ही कहते रहे। ईरान का मतलब होता है आर्यों की भूमि। समय बीतता गया, फिर आता है साल 1935। उस समय राजा रेजा शाह पहलवी थे जो दुनिया के सामने साफ ऐलान करते हैं कि अब हमें फारस नहीं ईरान कहा जाएगा। और उसी दिन से इस देश का आधिकारिक नाम ईरान हो गया। नाम बदला, लेकिन असली बदलाव अब शुरू होने वाला था। रेजा शाह पहलवी के आने के बाद ईरान ने तेजी से पश्चिमी देशों जैसा बनने की कोशिश शुरू कर दी। ईरान में रेलवे बने, स्कूल बने, कॉलेज खुले, सेना को आधुनिक बनाया गया। ईरान की औरतों को शिक्षा का अधिकार दिया गया, हिजाब पर पाबंदियां लगाई गई और समाज को ज्यादा मॉडर्न बनाने की कोशिश की गई। इसके बाद वहां राजशाही में उनके बेटे मोहम्मद रेजा शाह पहलवी सत्ता में आए। उनके दौर में अमेरिका और यूरोप ईरान के बहुत ही करीब आ गए थे। ईरान में तेल से पैसा आया और बड़े बड़े शहर चमकने लगे थे। लेकिन इस चमक के पीछे एक सच्चाई भी थी। गरीब और अमीर के बीच फासला बढ़ता गया, आवाज उठाने वालों को दबा दिया जाता था। अब ईरान के धर्मगुरुओं को लगने लगा कि उनकी पहचान खतरे में है और यहीं से ईरान के अंदर एक नई बेचैनी जन्म लेने लगी थी। अब कहानी पहुंचती है 1953 के एक बहुत बड़े मोड़ पर। उस वक्त ईरान के प्रधानमंत्री थे मोहम्मद मोसादिक। मोसादिक ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया कि उन्होंने कहा कि ईरान का तेल अब ईरान का ही होगा। यही बात ब्रिटेन और अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं आई और यहीं से पर्दे के पीछे अमेरिका और ब्रिटेन ने खेलना शुरू कर दिया। अमेरिका और ब्रिटेन की एजेंसी CIA और MI6 ने मिलकर एक गुप्त साजिश रची। नतीजा ये हुआ कि 1953 में मोसादिक का तख्ता पलट कर दिया गया और ईरान में सत्ता फिर बदल दी गई। शाह के हाथों में फिर से सत्ता दे दी गई। इसके बाद मोहम्मद रेजा शाह पहलवी और ज्यादा ताकतवर हो गए।
और उनका सबसे बड़ा साथी अमेरिका बन गया। उन्होंने देश को आधुनिक बनाने की कोशिश की, लड़कियों की पढ़ाई में ज्यादा निवेश किया, औरतों को वोट का अधिकार दिया, बिना हिजाब घूमने की खुली आजादी दी, फैशन, फिल्म, म्यूजिक को बढ़ावा दिया। तेहरान की सड़कें पेरिस से भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगी थी। लेकिन यहाँ पर एक बदलाव भी था। अमीर और अमीर हो रहे थे, गरीब और गरीब हो रहे थे। पुलिस का जुल्म बढ़ता जा रहा था और अमेरिका का दखल ईरान में बढ़ता जा रहा था। यहीं से लोगों में गुस्सा पनपने लगा और इसी दौर में एक नया नाम धीरे धीरे उभरने लगा था, अयातुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी। वो एक शिया मौलवी थे, हनरी शाह के खिलाफ बोलते थे, पश्चिमी असर का विरोध करते थे। वो कहते थे ईरान अपनी असली पहचान खो रहा है, ईरान को इस्लाम से चलना चाहिए। लेकिन शाह ने उन्हें देश निकाला दे दिया। लेकिन उनकी आवाज देश से बाहर जाकर भी ईरान के दिलों तक पहुंचती रही। कैसेट, टेप, भाषण, मस्जिदों की हर जगह खुमैनी की आवाज गूंजने लगी थी। और यही आवाज कुछ सालों बाद एक ऐसी आवाज बनेगी जो पूरे सिस्टम को जला देगी, किसी ने सोचा नहीं था। 1978 आते तक विरोध इतना तेज हो गया कि सड़कें विरोध से भर गई। लोगों ने हड़ताल प्रारंभ कर दी, व्यापार बंद हुए और हर शहर में गुस्से की लहर उठने लगी। और यह सिर्फ धार्मिक लड़ाई नहीं थी, यह राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक गुस्से का बहुत ही भयानक विस्फोट था। 1 फरवरी 1979 को खामेनी 14 साल बाद वापस ईरान लौटते हैं। हवाई अड्डे पर लोग उनका स्वागत करते हैं, खुशी के आंसू होते हैं, उन्हें नई उम्मीद दिखती है अपने नए नेता में। 1979 को राजशाही खत्म हो गई, शाह देश छोड़कर भाग गए। इसके बाद ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक बन गया, जहां देश अब धर्म के नियमों से चलने लगा था। लेकिन यहीं से ईरान में महिलाओं के लिए एक नया काला अध्याय शुरू हो गया। अब नियम बदल गए थे, जो पहले नहीं था वो अब आया। हिजाब पहनना जरूरी बना दिया गया, बिना हिजाब बाहर जाना मतलब जेल जाना। मॉरल पुलिसिंग की गई, महिलाओं को हिदायत दी गई, महिला जज को पदों से हटाया गया, तलाक और बच्चों में मर्द को ज्यादा अधिकार दिए गए। मर्द और औरत अलग अलग थे। जो महिला कल तक जीन्स पहनती थी, आज डर के साथ ईरान की सड़कों पर निकलती थी। 1979 में महिलाओं ने पहला अपना विरोध बड़ा प्रदर्शन किया, लेकिन उनकी आवाज को पुलिस के दम पर दबा दिया गया। इसके बाद ईरान में विरोध की आग कभी बुझी नहीं। ईरान में बार बार आंदोलन हुए। 1999 में छात्र आंदोलन हुआ, 2009 में चुनावी धोखाधड़ी आंदोलन हुआ, 2017 और 2019 में महंगाई और बेरोजगारी का बड़ा आंदोलन हुआ, 2022 में महसा अमीनी की मौत पुलिस कस्टडी में होने से बहुत ही बड़ा आंदोलन हुआ। हर बार इंटरनेट बंद, गोलियां और गिरफ्तारी बढ़ती गई, लेकिन लोग चुप नहीं हुए। आज ईरान में बहुत बड़े स्तर पर प्रदर्शन हो रहे हैं। लड़कियां खुले दिल से बाहर निकल रही हैं, हिजाब उतार रही हैं, खामेनी की तस्वीरें सिगरेट जला रही है। कुछ लोग तो सिगरेट पीते हुए तस्वीर को हवा में उड़ा रहे हैं। ये सीधा सत्ता और पुराने नियमों के खिलाफ खुली चुनौती है। लोग कहते हैं कि इस प्रदर्शन में यूएसए और इजराइल का हाथ है, लेकिन सच ये है कि ये सब ईरान में महिलाओं और बच्चों पर हुए जुल्म और अत्याचारों का नतीजा है। यही वजह है कि लोग अब उठ खड़े हुए हैं। वही शाह जो 1979 में देश छोड़कर भाग गए थे, अब वो बाहर से जनता को मॉरल सपोर्ट दे रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि ईरान का अगला नेता कौन होगा। लोग अब धर्म की कड़ाई से विरोध कर रहे हैं और नए विचारों की ओर बढ़ रहे हैं। नास्तिक और स्वतंत्र सोच वाले लोगों की संख्या ईरान में बढ़ रही है। यह सिर्फ हिजाब या तस्वीरों की लड़ाई नहीं है, यह आज़ादी और बदलाव की लड़ाई है। हो सकता है ईरान में जैसे 1979 में इस्लामिक क्रांति हुई थी, उसी के साथ इसमें नई क्रांति भी प्रारंभ हो और एक नई स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में ईरान फिर से उभरे। वो हो सकता है खुद को फारसी या फारस के लोग कहलवाना पसंद करें। ईरान की सड़कों पर आज जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, उसका बड़ा कारण है खमेनी की कट्टरवादी धार्मिक सोच जो महिलाओं पर थोपी गई है। वहाँ पर महिलाओं को अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं, वहाँ पे हिजाब कंपलसरी है, महिलाओं को खुले में अकेले नहीं जाने दिया जाता है और वहाँ पर महिलाओं को खुले तौर पर दूसरे मर्दों के साथ, चाहे कॉर्पोरेट ऑफिस में हो या दूसरी जगह, जाने की अनुमति नहीं है। इसी बीच इसका फायदा ईरान और अमेरिका तो उठा ही रहे हैं। इजराइल ने खुले तौर पर ईरान के विरोध प्रदर्शनकारियों को खुले दिल से समर्थन दिया है और वीडियो जारी कर एक वक्तव्य दिया है कि हम ईरान की जनता के साथ हैं और उन्हें आज़ादी की लड़ाई में सपोर्ट करते हैं। अमेरिका का कहना है कि ईरान के सुप्रीम लीडर ने जनता पर अत्याचार करे, गोली मारी, तो वो कुछ न कुछ सैन्य आक्रमण करेंगी या कुछ कूटनीतिक रूप से ईरान पर हमला करने की कोशिश कर सकते हैं। हमने हाल ही में देखा कि अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को कैप्चर करके यूएसए ले गया। हो सकता है कि वो ईरान पर कुछ टारगेट अटैक करें, जिससे कि वहाँ के सुप्रीम लीडर को निर्वासित किया जा सके, जिससे वहाँ की जनता अपने अकॉर्डिंग वहाँ का नया संविधान या नया कानून लगाए। क्योंकि ईरान में पहले भी एक क्रांति हो चुकी है, जब वहाँ पर फारस से ईरान किया गया, फिर 1979 में जहाँ पर वहाँ पे इस्लामिक क्रांति हुई और इस्लामिक रूल चालू हुआ और धर्म के आधार पर देश का निर्माण किया गया। हो सकता है कि वहाँ पर एक लिबरलाइजेशन और यूएसए जैसा या दुबई जैसा रूल आए वहाँ पर, और वहाँ पर महिलाओं को और बच्चों को ज़्यादा लिबर्टी दी जाए। तो हो सकता है कि ईरान में बहुत बड़ा चेंजेस हो। ये कोई क्रांति हो रही है वो नई नहीं है, क्योंकि सबसे पहले फ्रांस की क्रांति हुई थी, उसके बाद हर जगह अपने अपने तरीके से क्रांति हुई। भारत में क्रांति हुई अंग्रेजों के खिलाफ, अब ईरान में क्रांति हो रही है वहाँ के धार्मिक और कट्टर शासन के खिलाफ। तो कोई भी राष्ट्र यदि धर्म के आधार पर चलता है, वहाँ पर कट्टरता बढ़ती है, तो बिल्कुल उसका विरोध आने वाली जनता जरूर करती है।
ये वीडियो आपको कैसा लगा, जानकारी सही लगी तो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं आगे और भी ऐसे वीडियो बनाते रहूं। थैंक यू ऑल। जय हिंद।